हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप बेबीज? क्या हाल है? क्या बात है सर, बहुत खुश। यार खुशी रहना चाहिए यार इंसान को, और क्या। क्या देख रहे थे अपन? भाई साहब बहुत सारी चीजें देख ली थी। इश्यू ऑफ शेयर्स चल रहा था हमारा। हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था हमारा प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये वाला टॉपिक हमने लास्ट छोड़ा था कि हम यहां से अगले लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। आओ चलो देखते हैं अब क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। क्या होती है अलॉटमेंट कमिटी? एक बार और पहले डिस्कस किया हुआ है क्या हमने? अलॉटमेंट कमिटी वो कमिटी है जो बोर्ड के द्वारा बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी इश्यू हमारा ओवर सब्सक्राइब होता है तो बोर्ड को अलॉटमेंट कमिटी बनाना पड़ता है, और सारी प्रोसीजर अलॉटमेंट से रिगार्डिंग, अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होती है वो कौन एडमिनिस्टर करता है? हमारी अलॉटमेंट कमिटी करती है। आपने बोला कि सर सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने के बाद आप सेक्रेटरी को बोलते हैं, सेक्रेटरी चेक करता है, उसके बाद बोर्ड को इन्फॉर्म करता है कि भाई हमारा जो अलॉटमेंट हुआ है वो एट पार हुआ है, या फिर एट अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, या फिर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मान लो अगर एट पार हुआ है या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन पे है, अंडर सब्सक्राइब हुआ है, तो यहां पर बोर्ड के पास है अथॉरिटी कि बोर्ड कैन डू अलॉटमेंट। बोर्ड ने अलॉटमेंट कर दिया अगर एट पार हुआ है या फिर अंडर सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन अगर आपका इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी जितनी एप्लीकेशन भेजी थी उस जितने इशू किया था हमने उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है हमारे पास, तो हमारा इशू क्या हुआ है? हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे भाई? एक अलॉटमेंट कमेटी बनाएंगे। फिर ये अलॉटमेंट कमेटी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करेगी, यानी किस प्रपोर्शन में आपको शेयर्स भेजने हैं, और फिर इसका ये जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा इसका रिपोर्ट किसको देगी? भाई बोर्ड को देगी। आपने बोला ठीक है सर। आगे देखते हैं हमारा क्या है। होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। आपने बोला सर अलॉटमेंट कमेटी जो है ना, यहां पे क्या हुआ है? अलॉटमेंट कमेटी ने, बोर्ड ने सबसे पहले तो एक मीटिंग रखी है, वहां पे अलॉटमेंट कमेटी को बोला है कि भाई एक फॉर्मूला बनाओ वहां पे, फिर उसके बाद उस फॉर्मूला का अप्रूवल लिया है। अब देखो कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है जहां पे ये सब चीजें हो रही है, बोर्ड मीटिंग वगैरह हो रही है और ये फॉर्मूला क्रिएट कर रही है, तो यहां पे अगर लिस्टेड कंपनी है तो इस बोर्ड मीटिंग में सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटी, जो भी स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटी है वो यहां पे होगी। ठीक है। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स रहेंगे। कौन रहेगा? बोर्ड्स रहेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, और उसके अलावा सेबी का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। आपने बोला ठीक है सर। इसके बाद आफ्टर ऑल दिस अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड, यानी किस किस को कितने कितने शेयर्स वगैरह अलॉट करने हैं हमें, और ये लिस्ट कौन साइन करेगा? लिस्ट इज साइंड बाय चेयरमैन एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी। आपने बोला ठीक है सर, आ गया समझ में। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि भैया वी नीड टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। हमने क्या किया? हमने बोर्ड मीटिंग की, हमने मतलब हमारे डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग की, और इस बोर्ड मीटिंग में हमने रेजोल्यूशन पास किया। किस चीज के लिए? अलॉटमेंट के लिए। हमने हमारे अलॉटमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास किया, और हमारे सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया। क्या, किस चीज की अथॉरिटी दी हमने हमारे सेक्रेटरी को? भाई हमने हमारे सेक्रेटरी को अथॉरिटी दी टू इशू लेटर ऑफ अलॉटमेंट, यानी जिसको हमने ऐसा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में जिसको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें अब लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी तो भेजना है, और
जिनको भी शेयर्स इशू नहीं हुए हैं और जिनकी एप्लीकेशन आई थी, उन्हें हमें लेटर ऑफ रिग्रेट भेजना है, जिसके साथ हमें उनका एप्लीकेशन मनी, जो उन्होंने एप्लीकेशन के साथ पैसा भेजा था, वो एप्लीकेशन मनी हमें लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ वापस करना है। आपने बोला कि सर अगर कंपनी अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में इशू कर रही है ना, तो अलॉटमेंट लेटर भेजने की जरूरत नहीं है आपको एप्लीकेंट को। भैया ये जो कंपनी है ये सारी डिटेल्स किसको प्रोवाइड करती है? हमारी डिपॉजिटरीज को प्रोवाइड करती है। डिपॉजिटरीज हम आगे देखने वाले हैं, हम ग्लिम्स ले चुके हैं डिपॉजिटरी का क्या है। 2 डिपॉजिटरीज हैं, CDSL, NSDL, ठीक है। ये क्या होती हैं, कैसे परफॉर्म करती हैं, क्या फंक्शन रहते हैं इनके, ये सब हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। आपने बोला ठीक है सर, आगे बताओ। सर कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, अब ये क्या बोल रहा है भाई? कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी यानी अब जो अलॉटमेंट करा है हमने, अलॉटमेंट का पैसा भी तो लेंगे ना। तो हमने जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा, अब इसमें हमने मेंशन कर दिया कि भैया मनी टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट। हम जब आपको अलॉट कर रहे हैं तो आपको पैसा कितना देना है, क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा नहीं बुलवाया था, एप्लीकेशन में भी थोड़ा पैसा आया था, ठीक है। आपने बोला कि सर अब अलॉट कर दिया है आपने, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है या फिर जितना भी स्पेसिफाइड अमाउंट है, कंपनी ने जो स्पेसिफाई किया है कि भैया अलॉटमेंट के टाइम आपको इतना इतना पैसा देना है, तो आपने ये चीज कहां पे लिख दी? अपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट पे लिख दी, और फिर अपने स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट को मतलब इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हमारा पैसा आपके पास रिसीव होने वाला है। कैसे? जैसे ही हमने अपना लेटर ऑफ अलॉटमेंट हमारे मेंबर्स को दिया, वो क्या करेंगे? स्पेसिफाइड बैंक अमाउंट में अपना स्पेसिफाइड टाइम पे पैसा जमा करेंगे। आपने बोला ठीक है सर। इन केस ऑफ पब्लिक और राइट इशू, यानी या तो कोई पब्लिक इशू है या कोई राइट्स इशू है, तो हमें आसबा जो है वो मैंडेटरी है। अब ये आसबा क्या है? आसबा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब इसका मतलब क्या है सर? आपने क्या बात बोल दी है? आसबा क्या होता है? सी, आसबा इज मैंडेटरी व्हेन यू डू पब्लिक इशू और राइट्स इशू। अब ये आसबा क्या होता है? आसबा इज अ प्रोसेस व्हेन योर बैंक सीजेस द मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपने जब एप्लीकेशन किया है फॉर आईपीओ या फिर एफपीओ, आपका बैंक क्या करेगा ना, आपका बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट, जितने अमाउंट का आपने क्या किया है, एप्लीकेशन किया है, उतना अमाउंट आप ही के अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। पैसा जाता नहीं है कहीं, लेकिन वो आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। मान लो कल को आपको अलॉटमेंट हो गया, तो वो पैसा जो है वो कंपनी के बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो वो अमाउंट जो आपके बैंक ने ब्लॉक कर रखा था, वो अमाउंट रिलीज हो जाता है। इसको हम आसबा कहते हैं। आसबा क्या है भाई? एक ब्लॉकिंग अमाउंट मैकेनिज्म है जो हर कंपनी को करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास अश्योरिटी होनी चाहिए ना दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू पे इफ आई अलॉट हर और अलॉट हिम शेयर्स। आपने बोला ठीक है सर। तो आसबा जो है वो मैंडेटरी होता है कभी भी जब भी आप आईपीओ में या फिर एफपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनंसिएशन, अब ये क्या है सर? आपने बोला कि यार जरूरी थोड़ी है कि जब भी आप, याद है राइट्स में हमने देखा था कि हम हमारे मेंबर्स को राइट देते हैं, ईदर दे कैन एक्सेप्ट इट और दे कैन रिजेक्ट इट और दे कैन रिनाउंस इट। अब मान लो कोई मेंबर है हमारा जो शेयर्स अपने पास नहीं रखना चाहता, अपने शेयर्स रिनाउंस करना चाहता है, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, इसका क्या अरेंजमेंट होगा? भाई कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, यहां पे हमारा जो एप्लीकेंट है मिस्टर ए, ये अपने शेयर्स रिनाउंस करना चाहता है, किसको? मिस्टर बी को। अब इसने क्या किया? हमारे मिस्टर ए ने अपना रिनंसिएशन फॉर्म भरा और अलॉटमेंट लेटर के साथ कंपनी को भेज दिया। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी यहां पे कंपनी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? इसको अप्रूव करेंगे
और CS को बोलेंगे कि भाई ठीक है, देखो ये जो बंदा है ना, ये हमारे शेयर्स नहीं रखना चाहता, ये बंदा अपने शेयर्स मिस्टर बी को देना चाहता है, तो इसने हमें रेनंसिएशन फॉर्म भेजा है एप्लीकेशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर के साथ। तो एक काम करो, ये वाले जो शेयर्स हैं जो हम मिस्टर ए को दे रहे थे, अब मिस्टर ए के नाम से हटाकर आपने सेक्रेटरी क्या करना है, अलॉटमेंट लिस्ट में मिस्टर बी का नाम डालना। क्या करना है भाई, आपने मिस्टर बी का नाम डालना है, क्योंकि मिस्टर ए ने अपने शेयर्स जो हैं वो मिस्टर बी को रेनाउंस कर दिए हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब आगे देखो, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। आपने बोला सर ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। देखो यहां पे ऐसे समझो, a company has allotted 100 shares to Mr. हरीश। कंपनी ने मिस्टर हरीश को 100 शेयर्स अलॉट किए, एंड लेटर ऑन मिस्टर हरीश मेड एन एप्लीकेशन टू कंपनी टू स्प्लिट हिज अलॉटमेंट लेटर इनटू 2। मिस्टर हरीश का क्या मन बना कि भाई मुझे आपने 100 शेयर्स दिए ना, मैंने आपको एप्लीकेशन की है कि भैया मेरे जो आपने मुझे जो अलॉटमेंट लेटर दिया है, आई वांट इट इनटू 2 पार्ट्स, मतलब मेरे को अपने अलॉटमेंट लेटर को स्प्लिट करवाना है। अब ये स्प्लिट क्या यानी क्या सर, देखो मिस्टर हरीश मेड एन एप्लीकेशन टू स्प्लिट हिज अलॉटमेंट लेटर इनटू 2 व्हिच वुड बी ऑफ 50 ईच, यानी जहां मेरे पास 100 शेयर्स थे और मेरे पास एक अलॉटमेंट सर्टिफिकेट था, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास 50-50 शेयर्स हों और 2 अलॉटमेंट लेटर्स हों। आपने बोला ठीक है सर, अगर लेकिन ऐसा क्यों करवा रहा है भाई, उनकी मर्जी, उनके शेयर्स हैं, व्हाटएवर ही वांट्स ही कैन डू। ठीक है, अब समझो, one would be on the name of himself and the other allotment letter would be in the name of Mr. अल्तमश। अब समझ में आया क्यों करवाया भाई, वो चाहते थे कि मेरे जो 100 शेयर्स हैं वो 2 में डिवाइड हो जाएं, एक मेरे पास रहे और एक मेरे भाई अल्तमश के पास चला जाए। आपने बोला बहुत बढ़िया सर, तो इसको हमने क्या बोला, एक अलॉटमेंट लेटर को हमने 2 अलॉटमेंट लेटर्स पे क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, बांट दिया। आपने बोला ठीक है सर, दिस इज व्हाट वी कॉल स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने अलॉट कर दिया किसको, एप्लीकेंट को। अब एप्लीकेंट ने क्या किया, एक स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट का लेटर डाल दिया कि भैया आई वांट टू स्प्लिट माय शेयर्स। ठीक है, आपने बोला पुटिंग शेयर्स इन फर्स्ट नेम, यानी भाई मेरे ये जो शेयर्स हैं ये फर्स्ट नेम पे डाल दो। एक 2 लेटर्स बना रहे हो, ठीक है, एक में मेरा नाम डाल दो, एक में किसी और का नाम डाल दो। एक से ज्यादा लोगों को आपने ऐड करने के लिए क्या किया, मतलब अपने ही शेयर्स, जो आपको 100 शेयर्स कंपनी ने दिए थे ना, इन शेयर्स को आपने आपस में 2 लोगों ने बांट लिया। आपने बोला ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करेगा, बोर्ड अप्रूवल देगा, सेक्रेटरी क्या करेगा, सेक्रेटरी सारी डिटेल्स अपने स्प्लिट अलॉटमेंट एंड इश्यू स्प्लिट लेटर में लिख देगा। ठीक है, और ये वापस किसको भेज देगा, हमारे जो एप्लीकेंट है उसको वापस भेज देगा कि भैया ठीक है, ये 2 तुम्हारे शेयर्स हो गए हैं, भी मैंने स्प्लिट कर दिए हैं, अब यू कैन कीप दीज शेयर्स। ठीक है सर। अब समझो नेक्स्ट क्या है, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अभी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या है भैया, सेक्रेटरी विद इन 30 days फ्रॉम द अलॉटमेंट फाइल्स रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद आरओसी। अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में होता क्या है, इट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट अलॉटमेंट, डिटेल्स अबाउट अलॉटमेंट। भैया नाम, आपका एड्रेस, आपने कितने शेयर्स खरीदे, कितने के शेयर्स खरीदे, आपने अमाउंट कितना पे किया या फिर कितना पेएबल है, ये सारी डिटेल्स कहां पे होती हैं, ये होती हैं हमारे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में। और ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हमें क्या करना है भैया, विद इन 30 days फ्रॉम द अलॉटमेंट, विद इन 30 days। यहां पे हमारा अलॉटमेंट खत्म हो गया,
यहाँ पे हमने सबको अलॉट कर दिए विद इन 30 डेज फ्रॉम दिस डे, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किसको फाइल करना है, आरओसी को फाइल करना है। ठीक है सर, आपने बोला यस सर। अब समझो, प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। क्या हो रहा है ये भैया, हमारा सेक्रेटरी जो है वो सारे शेयर सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, सारे शेयर सर्टिफिकेट्स तैयार कर रहा है। अभी हमने अलॉटमेंट तो कर दिया है, लेकिन हमने शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया था ना अभी। शेयर सर्टिफिकेट यानी शेयर सर्टिफिकेट इज एन आइडेंटिटी दैट यू hold this shares in this company and you have ownership of this extent। ये कहां से पता चलता है, ये हमें पता चलता है हमारे शेयर सर्टिफिकेट से। आपने बोला ठीक है सर। सेक्रेटरी क्या करता है, ये सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट प्रिपेयर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है इसे सारे मेंबर्स में। अब ये सारे मेंबर्स कौन है, जिन्हें हमने अलॉटमेंट किया है, जिन्हें भी हमने अलॉटमेंट किया है। अब ये हमारे मेंबर्स बन गए। इन मेंबर्स को हमें हमारा शेयर सर्टिफिकेट भेजना है हमारे कंपनी का, और ये शेयर सर्टिफिकेट कब तक भेजना है भाई, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ है, जिस दिन सबको अलॉटमेंट हो गया, उस दिन से आपने 2 महीने के अंदर अंदर ये शेयर सर्टिफिकेट आपको भेजना है। किसे भेजना है, हमारे मेंबर्स को, जिनको भी हमने अलॉटमेंट किया है। अब समझो, इसके पहले जब आप ये सारी प्रोसीजर कर रहे हो, जब ये सारी प्रोसेस आप कर रहे हो, ये सेक्रेटरी ने प्रिपेयर किया शेयर सर्टिफिकेट, उसके बाद ये सारी शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने सारे मेंबर्स को। इसके पहले ही विल हैव टू एंटर द नेम ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स हु हैव पेड अलॉटमेंट मनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। भाई साहब, कंपनी अपना एक रजिस्टर मेंटेन करती है, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है कंपनी के पास, जिसमें मेंबर्स के सारे नाम होते हैं। सर आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अगर मान लो शेयर्स जो हैं वो डीमैट फॉर्म में है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, फिर उस टाइम पे द एंट्रीज ऑफ एप्लीकेंट आर मेड बाय द डिपॉजिटरी। भैया अब उस टाइम पे जब आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, तो आपके एप्लीकेंट्स की जो एंट्रीज होंगी वो डिपॉजिटरी मेंटेन करेगा। आपको उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा शेयर सर्टिफिकेट आ गया। शेयर सर्टिफिकेट इतना दिया हमने कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही शेयर सर्टिफिकेट आ गया। आपने बोला इसका क्या मतलब होता है सर, इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इश्यूड by a company as an evidence of ownership of specified number of shares। आपने बोला कि भैया ये कंपनी का एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है मतलब इसमें कंपनी का थप्पा है, कॉमन सील है कंपनी की, और साथ में डायरेक्टर और सेक्रेटरी के साइन होते हैं। भैया आपने बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। आप इस कंपनी की ओनरशिप रख रहे हैं, आपके पास इस कंपनी की ओनरशिप है टू द एक्सटेंट ऑफ फला फला शेयर्स, जितना भी आपने खरीदा है। ठीक है सर, उतने एक्सटेंट तक कि आपके पास क्या है, ओनरशिप है इस कंपनी की। आपने बोला इट इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर्स। प्राइमा फेसी एविडेंस यानी प्राइमा फेसी बोले तो ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कल को कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, ये आपकी प्राइमा फेसी आइडेंटिटी एविडेंस, आपका टाइटल होगा दैट यू ओन द शेयर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है सर, जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा ना वो ओनर कहलाएगा। ठीक है, प्राइमा फेसी यानी ऑन द फेस ऑफ इट। पहली बार में अगर हमारे पास कोई चीज हम देखेंगे तो हम क्या मानेंगे कि जिसके पास शेयर है, जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है वही ओनर है। आपने बोला ठीक है सर। अगर कभी मेंबरशिप को लेकर डिस्प्यूट हो गया ना, तो जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है ना वही हमारा प्राइमा फेसी एविडेंस होगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में किसका नाम है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे शेयर सर्टिफिकेट किसके पास है सर। आपने बोला ठीक है सर।
It is issued under common seal with the sign of 2 directors authorized by board और CS कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई और ऑथोराइज पर्सन जिसे बोर्ड ने ऑथोराइज करके रखा है। ऑल्दो CS ही होता है, CS ही करवाते हैं साइन, ठीक है। जब भी हम कॉमन सील लगाते हैं तो 2 डायरेक्टर्स के साथ एक कंपनी सेक्रेटरी की साइन रहती है। आपने बोला ठीक है सर। शेयर सर्टिफिकेट इशूड टू ऑल अलॉटीज और टू ऑल ट्रांसफरी। अब ये ट्रांसफरी कौन है सर? आपने बोला कि ये शेयर सर्टिफिकेट था, ये एक बंदा होल्ड कर रहा था, मिस्टर ए होल्ड कर रहा था। अब इस मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपने शेयर क्या किए? सेल कर दिए, अपने शेयर्स सेल कर दिए। तो जब इसने ये किया, जब अपने अपने शेयर्स ट्रांसफर किया, तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया हमारा ट्रांसफरर। और मिस्टर बी हमारे क्या कहलाए? मिस्टर बी कहलाए ट्रांसफरी। तो ये वही कह रहा है कि भैया अब आपने कंपनी में जब मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदा था तब आपने मिस्टर ए को शेयर सर्टिफिकेट दिया था। अब जब मिस्टर ए ने अपने शेयर्स बेच दिए, जब अपने शेयर्स वो कर दिए, सेल कर दिए, तो अब शेयर सर्टिफिकेट किसको मिलना चाहिए? मिस्टर बी को, जो कि ट्रांसफरी है। तो शेयर सर्टिफिकेट किसको जाता है? सारे अलॉटीज को जाता है, यानी जिसको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, और ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरी को जाता है। आपने बोला ठीक है सर। अब चाहे वो फुली पेड हो शेयर्स या फिर पार्टली पेड हो। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब समझो हमारे शेयर सर्टिफिकेट में कंटेंट क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हमारे शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होती हैं। आपने बोला सर नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम होता है, सिन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देखा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है, यानी हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे भी है हम उसका प्रॉपर पूरा डिटेल्ड एड्रेस लिखते हैं। कहां पे? हमारे शेयर सर्टिफिकेट में भाई। उसके बाद फोलियो नंबर होता है। फोलियो नंबर इज बेसिकली एन यूनिक आइडेंटिटी नंबर। इससे आपका पता चल जाता है कि आपके शेयर सर्टिफिकेट का नंबर क्या है बेसिकली, ठीक है सर। शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी होता है सर। आपने बोला मेंबर का नाम होता है, मेंबर का नाम होता है। उसके बाद नेचर ऑफ शेयर, भाई किस नेचर का शेयर है? आपने इक्विटी शेयर दिया है या प्रेफरेंस शेयर दिया है? ये कहां? ये हमारे शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। कितने शेयर्स हैं? नंबर ऑफ शेयर्स आपने अपने शेयर सर्टिफिकेट में लिखना है कि भैया कितने शेयर्स आपके पास हैं, आप होल्ड कर रहे हो भैया। एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये डिस्टिंक्टिव नंबर यानी हर शेयर का एक अलग डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, तो हमें वो नंबर भी हमारे शेयर सर्टिफिकेट में लिखना है। कितना अमाउंट हमने पे किया है, उसके साथ साथ हमने कॉमन सील लगानी है, और साइन किसके करना है? 2 डायरेक्टर और एक CS के। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड, समझ गए, ठीक है। चल आ जाओ, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। कब तक, कितने दिन में, कितने दिन से शेयर सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना सर, लेकिन उसका एक टाइम स्पेसिफाइड होगा। आपने बोला जब मन कर रहा है तब दो ना सर, अपनी कंपनी अपने मेंबर्स हैं, क्या दिक्कत है भाई? ऐसा नहीं चलता है। कंपनीज एक्ट तुम्हें पकड़ेगा और धो डालेगा अगर ऐसा करोगे, ठीक है। आपने बोला भैया टू सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये किसकी बात कर रहा है? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की बात कर रहा है ये। प्रमोटर्स को दे गेट सर्टिफिकेट विदिन, शेयर सर्टिफिकेट विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हमने यहाँ पे अलग अलग लोगों के बारे में देखना है कि किन्हें कब कब शेयर सर्टिफिकेट आपको अलॉट करना है। भैया आपका क्या टाइम पीरियड है, आपका क्या टाइम थ्रेशोल्ड है कि इतने इतने टाइम में आपको शेयर सर्टिफिकेट भेजना ही है अपने मेंबर्स को। भाई अगर हमारे एमओए के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी हमारे जो प्रमोटर्स हैं, उन्हें कब देना है हमें शेयर सर्टिफिकेट? भाई इनकॉर्पोरेशन से 2 महीने के अंदर अंदर हमें उन्हें शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करना है।
भाई शेयर सर्टिफिकेट भेजना है, मिल जाना चाहिए उन्हें 2 महीने के अंदर अंदर। आपने बोला ठीक है सर। अब टू अलॉटीज आई एम सॉरी, टू अलॉटीज। अब ये टू अलॉटीज क्या कह रहा है, जिन्हें हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। हमने कभी आईपीओ किया या एफपीओ किया, एप्लीकेशंस आई, अलॉटमेंट हुआ, अब जिन्हें हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं उन्हें शेयर सर्टिफिकेट कब देना है, 2 महीने के अंदर अंदर देना है, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है, शेयर्स अलॉट हो गए हैं, शेयर्स का अलॉटमेंट हो गया है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हमने शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो जिस दिन आपने सारे अपने अलॉटीज को शेयर्स अलॉट कर दिए, उस दिन से आपको 2 महीने के अंदर अंदर सारे अलॉटीज को क्या करना है भैया, आपने शेयर सर्टिफिकेट भेजना है। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो टू ट्रांसफरी इन ट्रांसफर और टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन ट्रांसमिशन। अब ये क्या कह रहा है, 2 केसेस देखे थे, या तो हमने ट्रांसफर होता है देखा था, या फिर हमने देखा था कि ट्रांसमिशन होता है। अब ये ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। सी बेसिक डिफरेंस है, एक प्यारी सी लाइन याद रख लो कि जब भी ट्रांसफर वॉलेंटरीली हुआ है उसको हम ट्रांसफर कहते हैं, जब भी ट्रांसफर नॉन वॉलेंटरीली हुआ है यानी अपनी मर्जी से नहीं हुआ है उसको हमने बोला है ट्रांसमिशन। ठीक है सर। अब समझो ट्रांसफर के केस में अगर लिस्टेड कंपनी है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने फ्रॉम द रिसीट ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यानी जिस दिन आपको ट्रांसफर रिक्वेस्ट आई है उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है भाई, शेयर सर्टिफिकेट भेजना है। यानी ये मिस्टर ए ने आज अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए किसे, मिस्टर बी को। तो आज की डेट में जब मैंने ये ट्रांसफर किया ना, मुझे आज से 15 दिन के अंदर अंदर मिस्टर बी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट भेजना है। आपने बोला ठीक है सर। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या फिर इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। आपने बोला ये क्या हुआ सर, आपने बोला कि जिस दिन से आपके पास क्या आ गया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आ गया है। यानी याद है वो एक इंस्ट्रूमेंट देखा था हमने, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। यानी जब भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास जिस दिन आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आ गया है या फिर आपको इंटीमेशन मिल गया है किस चीज का, ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन का यानी भाई जो हमारा शेयर होल्डर था उसकी डेथ हो गई है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या वो इनसेन हो गया है। ठीक है, इस केस में हमने क्या किया, हमने लीगल एड्स को या फिर ऑफिशियल रिसीवर को क्या किया, हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। तो अब हमें ये कब तक करना है, 1 महीने के अंदर अंदर करना है फ्रॉम द रिसीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या फिर इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है सर, वेल एंड गुड, बढ़े आगे। तो बोला यस सर। अब समझो ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। डुप्लीकेट यानी विच इज नॉट ओरिजिनल। ठीक है, अब समझो ओरिजिनल कब किन किन केसेस में होता है ये, भैया हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिफेक्टेड हो गया है, भैया म्यूटिलेट हो गया है, टॉर्न हो गया है, फट गया है, खराब हो गया है, गल गया है। आपने बोला इस केस में आपने जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो आपने क्या किया, अपना शेयर सर्टिफिकेट अपनी कंपनी को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि भैया ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट है, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है, आप ये रख लो और मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे दो। ठीक है, एक ये केस हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या होगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वहीं अगर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो है वो गुम गया है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है, वो गुम गया है या जल गया है या फट गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, क्या किया आपने, फाड़ दिया उसको या फिर किसी और ने फाड़ दिया या उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, व्हाटसोएवर, जैसे भी डिस्ट्रॉय हुआ, पानी में गिर गया, पानी उसमें गिर गया,
व्हाटसोएवर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर वो सर्टिफिकेट जो है वो गुमा है तो कंपनी क्या करेगी भाई, कंपनी ना नोटिस देगी न्यूज़पेपर में, उसमें ये अनाउंस करेगी कि भैया ये शेयर सर्टिफिकेट है वो गुम गया है, अगर आपने मिलता है तो कंपनी विल आस्क द फाइंडर टू रिटर्न इट टू द कंपनी। भैया ये शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है, अगर आपको मिलता है तो प्लीज गिव इट टू अस। अगर आ गया, मिल गया, किसी ने रिटर्न कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अलॉट कर देगी आपको। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपने आज एप्लीकेशन की, इस एप्लीकेशन से 3 महीने के अंदर अंदर आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है सर। आपने बोला इशूड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स, मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होना चाहिए। भाई साहब मैं जो हूं ना, मैं रजिस्टर्ड मेंबर हूं, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूं आपकी कंपनी का। हाँ, मेरा शेयर सर्टिफिकेट जो है वो गुम गया है या जल गया है या खराब हो गया, व्हाटएवर, लेकिन मैंने आपको पैसा तो दे रखा है, मैं तो ओनर हूं ही, मेरा नाम तो है ही ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो आपका जो आप एप्लीकेशन जो भी कर रहे हो, आपको क्या होना है, आपको रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होना है, तभी आपको एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। आपने बोला ठीक है सर। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट स्टेट्स इन बोल्ड, यानी उस सर्टिफिकेट के ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ होता है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है वो शेयर सर्टिफिकेट, मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं नकली हूं। नकली हूं यानी मैं डुप्लीकेट हूं। आपने बोला ठीक है सर। इफ कंपनी इश्यूज डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इंटेंड टू डिफ्रॉड, यानी समझो ये क्या कर रही है, मान लो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर है जिसका कोई रिलेटिव, मान लो कोई भाई, इस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है। ठीक है, इस कंपनी के क्या कर रहा है, इस कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, उसे उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने के साथ साथ उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी दे दिया। आपने बोला सर ऐसा क्यों? सी, इसके ना बहुत सारे ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं भाई। अब जब आपने इस बंदे को, अपने भाई को एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया, तो हमने पढ़ा था कि जब आप पूरा पैसा दे देते हैं अपने शेयर्स का, तो आप इन शेयर्स को बैंक में जाकर प्लेज करवा सकते हैं और बैंक से पैसा ले सकते हैं। आपने बोला हाँ सर ले सकते हैं ना। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने उस सर्टिफिकेट को जाकर बैंक में रखवाया और उससे पैसा क्या किया, पैसा उठा लिया। अब ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टर को पता है, उसका इंटेंट ही वही था, उसने अपना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया ही इसलिए था कि वो ऐसा कुछ कर सके। अब समझो ये सब जब होगा तो ये क्या होगा, ये डिफ्रॉड ही तो हुआ ना एक तरीके से। आपने क्या किया, आपने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो था ना, यू गिव दैट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट टू डिफ्रॉड। आपका इंटेंशन क्या था, आपका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का था। आपने बोला सर देन कंपनी विल हैव टू पे हैवी पेनल्टी। इस केस में कंपनी के ऊपर हैवी पेनल्टी आ सकती है, क्योंकि आपके जो डायरेक्टर्स थे उनको पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग नहीं रुके, तो यहां पे पेनल्टी आ सकती है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉल्स ऑन शेयर। अब कॉल्स ऑन शेयर क्या है, कॉल्स ऑन शेयर म्हणजे भाई कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा लेती है। कब लेती है, जब वो उन्हें शेयर्स इशू करती है। ठीक है सर। कंपनी ने ऑफर दिया कि भैया आओ और हमारे कंपनी में क्या करो, शेयर्स सब्सक्राइब करो, यानी इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। कंपनी ने क्या किया, ऑफर किया।
अब ये जो मेंबर्स हैं, सॉरी ये जो पब्लिक है, दे आर नॉट मेंबर्स येट ना, अभी तक बने नहीं है, अभी बनने वाले हैं। तो ये जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक ने इस एप्लीकेशन फॉर्म को, जो एप्लीकेशन फॉर्म सर आपको कंपनी ने भेजा होगा या प्रोस्पेक्टस, तो इधर हमारे मेंबर्स सॉरी पब्लिक ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी भेजा, किसके साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया कंपनी ने एक्सेप्ट किया तो आपको शेयर्स अलॉट कर दिए। अब जब ये प्रोसेस होता है तो यूजुअली कंपनी क्या करती है, पूरा पैसा एक साथ नहीं बुलवाती है, हमने देखा था पूरा पैसा एक साथ ना बुलवा के, मान लो एप्लीकेशन में कंपनी ने आपसे बुलवाया 2 रुपए, फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी है 10 रुपए, भैया एप्लीकेशन में कंपनी बोली कि मुझे 2 रुपए दो, फिर उसके बाद अलॉटमेंट जब किया कंपनी ने, तो अलॉटमेंट में कंपनी ने बोला कि मुझे 3 रुपए दो। अब कंपनी को जब थोड़े पैसों की और रिक्वायरमेंट समझ में आई तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया और इसमें आपको बोला कि मुझे 2.5 रुपए और चाहिए। ठीक है, अब ये 2.5 रुपए के बाद कंपनी को लगा कि यार मेरा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी मैं आपसे बुलवा ही लेती हूं, तो कंपनी ने क्या किया, आपसे 2.5 रुपए और बुलवा लिए। ये क्या हो गया, ये मेरे फेस वैल्यू की पूरी अमाउंट भर गई, मैंने अपने सारे पैसे, जो भी फेस वैल्यू का जितना अमाउंट था मैंने सब आपसे ले ली। तो ये जो मैंने अपने रिमेनिंग पैसों को कॉल किया ना, कंपनी ने ये जो कॉल किया है इसे हम बोल रहे हैं कॉल्स ऑन शेयर। भैया अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये जो कहलाते हैं ना, ये हमारे कॉल्स कहलाते हैं, कॉल्स ऑन शेयर। अब समझो, when company demands balance amount which is unpaid on share besides application money and allotment money, भैया अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन मनी के अलावा जो आपका रिमेनिंग अमाउंट था ना, वो कंपनी डिमांड कर रही है। कैसे डिमांड कर रही है, कॉल करके डिमांड कर रही है। आपने बोला ठीक है सर, उस मनी को हमने क्या बोला, कॉल्स ऑन शेयर्स। आपने बोला ठीक है सर, द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। भैया आपने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया है, आपने क्या अलॉटमेंट मनी तो दे दिया है, लेकिन अभी आपका स्टिल जो ये अनपेड अमाउंट है, ये आपकी एज अ मेंबर, एज अ शेयर होल्डर आपकी लाइबिलिटी है। आपने कंपनी को देना ही है, अभी दो या फिर वाइंडिंग अप के टाइम देना है, लेकिन आपको देना ही है, आप भाग नहीं सकते इसे लेके। आपने बोला ठीक है सर, इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे कॉल मनी देन द कंपनी कैन फॉरफीट द शेयर्स। अब मान लो भैया मैंने आपको क्या किया है, आपको मैं कॉल्स भेज रहा हूं, आपको मैंने बोला कि भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, आप पैसे दे ही नहीं रहे हो। कंपनी अप टू अ सर्टेन लिमिट आपको बोलेगी और उसके बाद आपके शेयर्स जो हैं वो फॉरफीट कर लेगी, यानी जब्त कर लेगी, यानी आपके शेयर्स आपसे छीन लेगी। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, कॉल कैन बी मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। अब ये कॉल का प्रोसेस वगैरह कौन करने वाला है, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करने वाले हैं। कंपनी सेंड्स अ कॉल लेटर नोटिस टू शेयर होल्डर, मिनिमम 14 days notice is given to shareholder। भैया शेयर होल्डर विल हैव टू पे मनी टू द कंपनीज बैंक। आपने कॉल किया है, आपने कॉल किया है और आपने 14 दिन दिए हैं, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। मिनिमम 14 days हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। भैया 14 दिन है आपके पास, हमने कॉल किया पैसा, आप अपना पैसा क्या करो, अपना पैसा कंपनी के जो बैंक है, कंपनी का जो ऑथराइज्ड बैंक है, जो कंपनी ने स्पेसिफाई कर रखा है, उस पे पैसा भेज दो। आपने बोला ठीक है सर। कंपनी कैन कॉल मैक्स 25% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। भाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। भैया आपने 25%, यानी आपकी अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो उसमें से आप 2.5 रुपए ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमने एग्जांपल में देखा था कि भैया आपके अगर फेस वैल्यू 10 रुपए या फिर जो भी आपकी फेस वैल्यू है उसका आपने 25% ही कॉल करना है।
आपने बोला ठीक है सर। अब ये जो पहले कॉल और दूसरे कॉल के बीच में जो गैप होगा ना, इट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 1 मंथ, मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए। आपने आज मान लो 1 अप्रैल 2023 को आपने पहला कॉल बुलवाया है, ठीक है, तो आपका दूसरा कॉल जो है वो 1 मई 2023 के पहले नहीं होना चाहिए। आपने बोला कम से कम मिनिमम 1 मंथ ऑफ गैप शुड बी देयर इन बिटवीन 2 कॉल्स। आपने बोला ठीक है सर। जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं कॉल्स के इज गिवन इन कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई करके रखती है कि भैया हमारे क्या रूल्स क्या प्रोसीजर्स होंगे किस चीज के, आर्टिकल्स ऑफ हमारे कॉल से रिलेटेड। ये सब कहाँ होंगे, हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है। भैया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में हमने उसका मीनिंग समझा। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में हमने देखा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर इज बेसिकली कंपनी इज सीजिंग योर शेयर्स, आपके शेयर जब्त कर ले रही है। क्यों? क्योंकि आपने कॉल मनी नहीं दिया है। आपने अपना पैसा जो कंपनी ने आपको कॉल किया था वो आप पैसा आपने क्या किया है, नहीं दिया है। भैया कंपनी ने आपको शेयर्स इशू किए, आपने बदले में पैसा दिया, एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, फर्स्ट कॉल मनी दिया, सेकंड कॉल मनी दिया, ठीक है, क्या है हमारे कॉल्स ऑन शेयर्स हैं। अब कंपनी ने आपको इन कॉल्स को देते टाइम 14 दिन का टाइम दिया था कि भैया आप मेरे को 14 दिन के अंदर अंदर क्या करो, कॉल मनी दे दो। आपने क्या किया, आपने कॉल मनी नहीं दिया, आपने कॉल मनी नहीं दिया। भैया कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बार और आपको 14 डेज नोटिस दिया, ठीक है। इस बार आपको इस कॉल मनी के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, क्योंकि आपने पिछली बार जब आपने कॉल मनी देना चाहिए था आपने नहीं दिया, तो उस कॉल मनी में अब आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। तो अब ये 14 दिन के नोटिस के बाद फिर आपने क्या, ना कॉल मनी भेजा ना इंटरेस्ट भेजा, तो अब क्या करेगी, अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यानी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, आपके शेयर्स को फॉरफीट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये शेयर्स, ये जो फॉरफीटेड शेयर्स होते हैं ना, ये हमेशा पार्टली पेड होते हैं, क्योंकि हमने जब्त ही क्यों किया, क्योंकि वो बंदा पैसे नहीं दे रहा था। पार्टली पेड है यानी हमें इनका पूरा पैसा नहीं रिसीव हुआ, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स को फॉरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब देखो, नाउ दीज शेयर, कौन से, जो शेयर्स हमने फॉरफीट किए हैं, नाउ दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड, दिस वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अलॉटमेंट। अब हमने जो शेयर्स फॉरफीट किए हैं हम इन्हें री इश्यू कर सकते हैं, यानी हम ये शेयर्स किसी और को दे सकते हैं इफ कंपनी रिसीव्स मोर मनी देन कॉल्स, देन एक्सेस अमाउंट इज पेड टू द मेंबर। अब समझो ये क्या कह रहा है कि भैया मैंने ना शेयर में 5 रुपए मुझे मिल गए थे और 5 रुपए मैं कॉल कर रहा था तो ये बंदा नहीं दे रहा था। अब मैंने इसके शेयर्स क्या किए, फॉरफीट कर लिए, ठीक है, फॉरफीट कर तो लिए। अब इन शेयर्स को मैंने री इश्यू कर दिया। अब मान लो मैंने ये शेयर्स कितने में री इश्यू किए, मैंने ये शेयर्स 8 रुपए में री इश्यू किए, ठीक है। मैंने ये शेयर्स 8 रुपए में री इश्यू किए, तो मुझे मिला कितना था पहले से, मुझे 5 रुपए तो मिल गया था, अब मुझे चाहिए और 5 रुपए थे, तो ये जो 3 रुपए एक्स्ट्रा हैं ये हम मेंबर को रिटर्न कर देते हैं। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कैंसिल फॉरफीट ऑफ शेयर्स इफ मेंबर रिक्वेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर रीइश्यू। अब हमारा ये जो मेंबर है इसकी बुद्धि जाग गई, इसने बोला कि यार मेरे शेयर्स मेरे शेयर्स मेरे शेयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पैर पकड़ लिया आके कि नहीं सर मुझे मत करो मुझे मत करो, मुझे जाने दो मुझे जाने दो, मेरे शेयर्स दे दो। आपने बोला ठीक है चल, तू इतना रो रहा है इतना गिड़गिड़ा रहा है
तो हम तेरे शेयर्स तुझे वापस दे देते हैं। लेकिन शर्त क्या है, ये शेयर्स आपको तभी मिलेंगे जब हमने ये शेयर्स री इशू ना किए हो। उसके पहले अगर तू आ गया तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तू उसके पहले नहीं आया था तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तेरे को मौका दिया था, तूने नहीं दिया, बात खत्म, तेरी गलती। ठीक है सर, आपने बोला कि यार हमारे फॉरफीचर के इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं शेयर फॉरफीट करने के। तो सबसे पहले आपने बोला कि भाई सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी अब आपका जो बंदा था जिसको आपने एप्लीकेशन मनी जिससे लिया था, जिसको आपने अलॉटमेंट किया था शेयर्स का, आपने उसको मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम लिख दिया था, दैट पर्सन दैट मेंबर cease to become or cease to exist as a member of the company। भैया member stops to be a member and all his rights of member are lost and name is removed from register of members। अब आप जो हैं, अब आप इस कंपनी के मेंबर नहीं रहे हैं, अब आपका जो नाम है हमने हमारे रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स में से हटा दिया है सर, हमने आपके सारे राइट्स आपसे छीन लिए हैं, यानी यू हैव नो मोर राइट्स इन दिस कंपनी। क्या क्या हुआ, ये हमने उसकी मेंबरशिप सीज कर ली, हमने उसे मेंबरशिप से हटा दिया, हमने हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर से उसका नाम ही हटा दिया कि नहीं भाई तू अच्छा इंसान नहीं है, तू पैसे देता नहीं है टाइम पे, तू दफा हो जा। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डिड। भैया लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, ये लाइबिलिटी फॉर अनपेड कॉल्स इवन आफ्टर फॉरफीचर एंड लाइबिलिटी स्टॉप्स ओनली व्हेन कंपनी री इश्यू। आपने बोला कि भैया मेंबर की लाइबिलिटी तब तक है जब तक वो अनपेड कॉल्स का पैसा नहीं दे देता, इवन आफ्टर फॉरफीचर। अगर हमने जब वो कंपनी के शेयर्स री इश्यू जब तक नहीं किए तब तक उस मेंबर की लाइबिलिटी है। जैसे हमने देखा था ना कि अभी जो हमारा मेंबर है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आके पैर पकड़ लिया कि भैया प्लीज मेरे शेयर्स वापस दे दो, मैं पैसे देने को तैयार हूं। हमने अगर रीइश्यू नहीं किया है ना, तो रीइश्यू जब तक नहीं किया है तब तक भी हम मानते हैं कि ये लाइबिलिटी किसकी है, मेंबर की ही लाइबिलिटी है इन शेयर्स को क्या करने की, इनका कॉल मनी पे करने की। आपने बोला ठीक है सर। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अब ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है सर, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है। अब ये जो मेंबर्स हैं हमारे कंपनी के, हमारा लिक्विडेशन कब हो रहा है, मान लो 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। अब लिक्विडेशन से विद इन 1 ईयर क्या कर रही है कंपनी, मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स आर लायबल टू पे कॉल एज पास्ट मेंबर। आपने बोला लिक्विडेशन के टाइम भी अगर हमने हमारे मेंबर से कॉल मनी नहीं लिया है तो हमारे मेंबर्स की लाइबिलिटी है कि वो क्या करें, वो हमारा जो अनपेड अमाउंट है उसे पे करें। ठीक है सर, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी ने आपसे क्या लेगी, कंपनी आपसे भैया आपका आपने क्या किया है, आपने अभी अनपेड अमाउंट जो है आप कंपनी ने कॉल नहीं किया था, अब कंपनी कॉल कर रही है तो चलो पैसे दे दो चलो। ठीक है, उसके अलावा जस्ट अ सेकंड गाइस, चल बढ़े आगे बढ़े। ओ भाई साहब, वी आर अबाउट टू end our chapter, we are on the verge of the last portion, हाँ। yes sir, just a second, चल
ठीक है सर, चलो आ जाओ। सरेंडर ऑफ शेयर्स, अब समझो ये सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है। मेंबर जो है वो आया और वॉलंटरीली कंपनी को बोला कि ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट है, प्लीज इसे रख लो और मेरी जान छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। यूजुअली ऐसा कब होता है, जब मान लो मेंबर ने 4 रुपए ऑलरेडी दे चुका है कंपनी को, ठीक है, शेयर हमारा फेस वैल्यू 10 रुपए का है, मेंबर ने कंपनी को 4 रुपए दे दिया, 2 रुपए एप्लीकेशन में दिया था, 2 रुपए अलॉटमेंट में दिया था। अब मेंबर इज ऑफ द ओपिनियन कि यार मेरी जो लाइबिलिटी है ना अभी कंपनी में 6 रुपए की है और मुझे कंपनी से ऐसे कुछ खासे रिटर्न समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी 6 रुपए की है और मुझे कंपनी से कुछ खासे ऐसे रिटर्न्स नहीं समझ में आ रहे हैं, जो मुझे रिटर्न्स आ रहे हैं वो 5 रुपए के ही आ रहे हैं फॉर इंस्टेंस। तो मेंबर क्या सोचता है ना कि भैया मैंने आपके शेयर्स रखना ही नहीं है, आज थू। मेंबर्स ने क्या किया, मेंबर ने गया और मेंबर ने जाके अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को वापस दे दिया, या फिर उसे ये लगा कि भैया ये 6 रुपए मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, मेरे पास ये 6 रुपए देने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना शेयर सर्टिफिकेट जो है वहां पे कंपनी के पास जाके सरेंडर करवा देता हूं, यानी वॉलंटरीली जाके सबमिट करवा देता हूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू हैव योर शेयर्स एनीमोर, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ। क्या किया मेंबर ने, कंपनी ने शेयर्स दिए थे मेंबर को, मेंबर ने पैसे दिया था, थोड़े बहुत दिया था, पूरे नहीं दिया था। अब मेंबर को लगता है कि भैया he does not have money to repay the company, मेंबर ने क्या किया भाई, उसके शेयर्स वॉलंटरीली जाके सबमिट करवा दिए, ठीक है। अब ये शेयर्स जो थे ये पार्टली पेड थे, ठीक है, ये पार्टली पेड थे, इनमें पूरा पैसा नहीं मिला था कंपनी को। अब समझो, बिफोर द कंपनी कुड फॉरफीट द शेयर्स, मेंबर हिमसेल्फ सरेंडर्स हिज शेयर्स। क्या मतलब, क्या निकलता है यार, कल तुम मेरे से आके मेरे कॉलर पकड़ते हैं, मेरा गला वाला पकड़ते हैं, मेरे को बोलते हैं कि चल ला पैसे निकाल, इससे अच्छा मैं खुद ही आके तुमको तुम्हारे शेयर्स देकर चाहता हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, सच शेयर्स ऑल्सो कैन बी रीइश्यूड। ये जो शेयर्स आपके पास आए हैं, कंपनी को जो शेयर्स मिले हैं, जो सामने वाले ने आके सरेंडर करके गया, ये शेयर्स भी हम रीइश्यू कर सकते हैं। अब देयर शुड बी अथॉरिटी इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू रीइश्यू सच शेयर्स। जो भी शेयर्स आपके सरेंडर हुए हैं, इन्हें आपको वापस से रीइश्यू करने के लिए आपके आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर चाहिए अथॉरिटी, तो भैया अमेंड कर दो आर्टिकल्स को, कर सकते हैं ना, हमने देखा है। हमने बोला ठीक है सर। सरेंडर ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। मान लो मैंने अपने शेयर्स जाकर कंपनी को सरेंडर कर दिए, अब जब मैं ये शेयर्स सरेंडर करता हूं तो कंपनी अपने पास तो नहीं रख सकती है ना सर ये शेयर्स, तो कंपनी अपने पास शेयर्स तो नहीं रख सकती है, क्योंकि हमने देखा था कंपनी कैन नॉट बी एन ओनर ऑफ इट्स ओन। कंपनी अपने आप के ही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपना नाम नहीं लिख सकती, तो इधर इट डिस्ट्रॉय इट और इट रीइश्यूज इट। रीइश्यू किया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं रीइश्यू किया तो क्या हुआ, हमारे कैपिटल में रिडक्शन हुआ, हमारा कैपिटल कम हुआ, क्योंकि हमें हमारे शेयर्स क्या करने पड़े, डिस्ट्रॉय करने पड़े। आपने बोला ठीक है सर। अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक आ जाता है, विच इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आपने बोला ठीक है सर, पढ़ेंगे, वैसे भी देख लिया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किसको नहीं आता, सबको आता है ना। ठीक है सर, चलो आ जाओ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मीनिंग देखते हैं, एक सेकेंड। तो मीनिंग देखते हैं हम हमारे शेयर ऑफ ट्रांसफर्स का, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का। ठीक है, क्या मतलब है भाई, हमारी कंपनी का कोई शेयर है जो मिस्टर ए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कंपनी के शेयर्स, एक हमारा मेंबर है जो मिस्टर ए है, जो हमारे कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, इसने
क्या किया है, विलिंगली सेलिंग हिज शेयर्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया है, विलिंगली अपने शेयर्स बेचे हैं मिस्टर बी को, बदले में मिस्टर बी ने इसको पैसे दिए हैं। जो हमारा ए था, ये हमारा मेंबर था, कंपनी का शेयर होल्डर था, इसने क्या किया, इसने अपने शेयर्स मिस्टर बी को बेच दिए। ये हमारा बंदा क्या कहलाया, हमारा मिस्टर ए कहलाया ट्रांसफरर। और जिसको इसने अपने शेयर्स सेल किए वो क्या, कौन कहलाया, हमारा ट्रांसफरी। ठीक है, अब समझो हर मेंबर के पास राइट होता है दैट ही कैन ट्रांसफर हिज शेयर। किसमें, हमारी पब्लिक कंपनी में हमने देखा कि भैया शेयर्स जो होते हैं बहुत फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात करें तो हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी में जो है ना, शेयर्स का अपना ट्रांसफर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है सर, अब क्या करेगा मेंबर कंपनी को एक इंस्ट्रूमेंट भेजेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर प्लस शेयर सर्टिफिकेट प्लस प्रिस्क्राइब फी। अगर उसने अपने शेयर्स बेचने हैं तो उसे अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भेजना है, किसको, कंपनी को, शेयर सर्टिफिकेट के साथ एंड प्रिस्क्राइब फीस इफ देयर इज एनी। ठीक है, मेंबर कैन ट्रांसफर फुल्ली और पार्टली पेड अप शेयर्स। अगर आपने फुल्ली पेड अप पैसे दे रखे हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं आपके, तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्क क्या आएगा कि भैया अब जब आप ये शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो रीपेमेंट की लाइबिलिटी किस पे होगी, ट्रांसफरी पे होगी। यानी जो बंदा अब हमारा शेयर होल्डर बनेगा, जो शेयर्स खरीद रहा है, उसके ऊपर रीपेमेंट की लाइबिलिटी होगी। आपने बोला भाई ट्रांसफर गेट्स कंप्लीटेड व्हेन द ट्रांसफर इज डन व्हेन द रजिस्टर ऑफ व्हेन देयर इज रजिस्ट्रेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कब ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, हमारे इस ट्रांसफरी का नाम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया। अब समझो डिपॉजिटरी सिस्टम के केस में, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के केस में ट्रांसफर कैसे होता है, ऑन बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। भैया आपने पेमेंट कर दिया, आपको डिलीवरी हो गई, आपने क्या किया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, यानी आपने डीमैट फॉर्म में अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं। तो यहां पे कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। भैया आपकी डिलीवरी हो गई, आपने पेमेंट कर दिया, आपका ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया। आफ्टर ट्रांसफर लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड्स। यानी अगर कोई शेयर जो पार्टली पेड था, उसमें हमारे जो मेंबर था ऑलरेडी, उसकी जो ट्रांसफर था, उसकी जो लाइबिलिटी थी वो वहां पे खत्म हो जाती है, और लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, लाइबिलिटी आ जाती है हमारे ट्रांसफरर के ऊपर, यानी जिसको हमने शेयर्स बेचे हैं। ठीक है सर, स्टैंप ड्यूटी, अगर आप फिजिकल फॉर्म में शेयर्स बेच रहे हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। अगर आप डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स बेच रहे हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करनी है। ठीक है, ठीक है सर। रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ना अथॉरिटी है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं आपके ट्रांसफर को। आपका ट्रांसफर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना आपको एक नोटिस देंगे 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। आपने जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपका कंपनी को दिया है, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको एक नोटिस देंगे इन विच दे विल स्टेट दैट वी रिफ्यूज योर ट्रांसफर। किसको भेज रहे हैं ये हम लोग नोटिस, ये हम भेज रहे हैं हमारे मेंबर को। अब हम देखते हैं कि भैया कौन कौन से केसेस में जो हमारा बोर्ड है वो रिफ्यूज कर सकता है आपके ट्रांसफर को। भैया प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर एज गिवन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फुलफिल्ड। आपने उस अकॉर्डिंगली, जिस अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल्स में अथॉरिटी दी थी या जो भी आपको प्रोसीजर बताई थी, आपने ट्रांसफर उस हिसाब से नहीं किया है।
तो बोर्ड रिफ्यूज कर सकते हैं भैया। व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रिपेयर तो किया है भैया, आपने जो इंस्ट्रूमेंट था आईओटी था उसको आपने प्रिपेयर तो किया है, लेकिन इट इज नॉट प्रिपेयर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जैसा प्रिस्क्रिप्शन दिया था आपको ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रिपेयर करने का, आपने उस अकॉर्डिंग नहीं प्रिपेयर किया है, तो जो बोर्ड है वो रिफ्यूज कर देगा आपके ट्रांसफर को। तीसरी क्या कंडीशन है, व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट अकम्पेन्ड बाय शेयर सर्टिफिकेट। आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर तो भेजा, ऊपर हमने देखा था ना, जब भी मेंबर ट्रांसफर करना होगा तो मेंबर क्या भेजेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ शेयर सर्टिफिकेट और प्रिस्क्राइब फीस भेजेगा। अगर आपने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भेजा है और शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजा है, तो आपका ट्रांसफर जो है वो बोर्ड क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। व्हेन कंपनी हैज अ लीन ऑन शेयर्स ट्रांसफर्ड, भैया अभी शेयर्स की कस्टडी जो है, शेयर्स का पोजेशन जो है वो कंपनी के ही पास है, और कंपनी डज नॉट वांट यू और डज नॉट अलाउ यू टू ट्रांसफर द शेयर। इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके रिफ्यूज कर सकते हैं। अब ये देखो, समझो, यहां पर हमने देखा कि हमारे मेंबर ने क्या किया है, हमारे मेंबर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर भेजा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भेजा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहां हमने देखा कि भैया हमारा मेंबर जो था उसने भेज तो दिया, क्या भेज दिया, शेयर सर्टिफिकेट प्लस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इसके बदले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको नोटिस भेजते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको नोटिस भेजा है और आप चाहते हैं कि नहीं भैया स्टिल आई वांट टू ट्रांसफर द शेयर, तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं विद इन 30 डेज। जिस दिन आपको नोटिस मिल गया है, आपका मेंबर, मतलब मैं एज ए मेंबर अपना एनसीएलटी के पास जाकर अपनी बात रख सकता हूं कि सर कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट अलाउइंग मी टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड आई वांट टू ट्रांसफर द शेयर्स। तो मैं 30 दिन के अंदर अंदर अपना कहां जाऊंगा, एनसीएलटी के पास। मान लो मुझे नोटिस नहीं मिला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे नोटिस नहीं भेजा है, तो अब मैं क्या करूंगा, सर नोटिस अगर नहीं भेजा है ना, अगर मैं प्राइवेट कंपनी का मेंबर हूं तो मैं 60 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी के पास जाऊंगा, और अगर मैं प्राइवेट कंपनी का मेंबर हूं तो 90 दिन के अंदर अंदर, मतलब मेरे पास नोटिस नहीं आया है तो मैं 90 दिन के अंदर अंदर अपने एनसीएलटी के पास जाकर कंप्लेन रेज कर सकता हूं कि सर मुझे शेयर ट्रांसफर करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है। ब्लैंक ट्रांसफर यानी भैया जो मेंबर है हमारा, इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ शेयर सर्टिफिकेट भेजा है जिसमें साइन है किसका, ट्रांसफरी का। ट्रांसफरी कौन है, हमारा मिस्टर बी है। हमारे मिस्टर ए ने, हमारे मेंबर ने मिस्टर बी को शेयर्स ट्रांसफर किए हैं और अपना इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट और शेयर सर्टिफिकेट भेज दिया है किसको, हमारे मिस्टर बी को, और इसमें नाम ट्रांसफरी का लिख दिया है, किसका, हमारे मिस्टर बी का नाम लिख दिया है। ये क्या हुआ, ये हमारा ब्लैंक ट्रांसफर हुआ, यानी हमारा नाम नहीं था उसमें, हमने डायरेक्ट बी का नाम लिखा हमारे शेयर सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में। भैया ये क्या हुआ, इससे हमारा इजी एंड परचेज एंड सेल हो गया, ठीक है। ब्लैंक ट्रांसफर फ्रॉम कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हमने क्या किया भैया, ब्लैंक ट्रांसफर से हम कितने भी बार उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, हमको बार बार उसमें नाम नहीं चेंज करना है, हमको बार बार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने देखा था बेरर चेक जैसे होता है ना, कि हम उसमें नाम नहीं लिखते हैं, वो जिसके पास होता है वो उसका ओनर कहलाता है। तो ये ब्लैंक ट्रांसफर का भी वैसा ही है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है आपको। जो होल्डर है, जो इस फॉर्म को होल्ड करता है, कौन से फॉर्म को भैया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को और शेयर सर्टिफिकेट को जो होल्ड करता है वो मेंबर कहलाता है कंपनी का, और ही विल एंजॉय ऑल द राइट्स, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर। अब फॉर्स ट्रांसफर समझो क्या है, फॉर्ज ट्रांसफर यानी
वेयर सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर आर फेक, फॉर्ज्ड यानी भैया फेक है ये आपने फेक साइन करके अपना ट्रांसफर किया है। क्या किया है आपने? फेक साइन करके फॉर्जरी की है आपने, गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ठीक है, जाली डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। कंपनी विल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स, यानी हमने अपना सिग्नेचर जो था ट्रांसफरर का वो जाली था, ये ऐसा ट्रांसफर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंपनी रिफ्यूज कर देगी फॉर्स ट्रांसफर, रजिस्टर नहीं करती है। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। आपने बोला ठीक है सर, कर तो चुके हैं। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी ने भैया हमारा जो मिस्टर ए था ये मेंबर था, इसकी या तो डेथ हो गई या फिर ये पागल हो गया या फिर ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस मिस्टर ए के जो शेयर्स हैं ये हम किसको भेज देते हैं? हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अगर डेथ का केस है तो हम लीगल एयर को हमारे शेयर्स जो है वो भेज देते हैं। भैया अगर इंसेन है तो हम उसके गार्डियन को भेज देते हैं। अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास पैसा ही नहीं बचा है, तो ये शेयर्स हम किसको दे देते हैं? हमारे ऑफिशियल रिसीवर को, जो कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है सर, ट्रांसमिशन कैन नॉट बी डन वॉलंटरीली। हमने देखा था ट्रांसमिशन जो होता है वो कभी भी वॉलंटरीली नहीं होता है, ट्रांसफर वॉलंटरीली होता है। आपने बोला ठीक है सर, ओनली वन पार्टी लीगल एयर कैन इनिशिएट ट्रांसमिशन प्रोसेस, यानी अगर आपके मेंबर की, शेयर होल्डर की डेथ हो गई है तो इस केस में आपका जो लीगल एयर है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या कर सकता है? इस ट्रांसमिशन को इनिशिएट कर सकता है कि भैया मुझे मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, मेरे लीगल एयर के शेयर्स आप दे दो। यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है। यानी आप इसके शेयर्स, आप जो ये जो आपका मेंबर है, जो बंदा था जो मर गया शायद, या जो पागल हो चुका है या फिर जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसको इसके शेयर्स आप उठा के किसको दे रहे हैं? या लीगल एयर को या गार्जियन को, या फिर आप किसे दे रहे हैं? रिसीवर को दे रहे हैं जो कोर्ट ने अपॉइंट किया। तो यहाँ पे ना कंसिडरेशन नहीं होता है। अब समझो, लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज इक्वल टू लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, यानी कल को समझो इस मेंबर के जो शेयर्स थे वो पार्टली पेड थे, इसने 8 रुपए दिया था, 2 रुपए देना बाकी था। अब जो 2 रुपए की लाइबिलिटी है ना, वो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हो जाएगी, क्योंकि हम शेयर्स क्या कर रहे हैं? शेयर्स हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसमिट कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर, नो नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने बोला कि सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कब लगता है हमें? जब हमारा जो मेंबर है वो खुद से विलिंगली ट्रांसफर कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई स्टैंप ड्यूटी भी नहीं पे करनी है। आपने बोला हाँ सर, समझ गए। सो दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। With this, we have ended our chapter number 3, issue of shares successfully. आपने बोला ठीक है सर, हो गया, धन्यवाद। तो अब यहां पे हम हमारे 3rd चैप्टर की समाप्ति करते हैं और अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे with a very new topic which is our 4th topic, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आराम से नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हमारा। टिल देन, पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय।